हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदू लॉ का सेकंड वीडियो मेंस पेपर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर है। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, आया था यूपी पीसीजे में कि ए नाम का एक पुरुष बी नाम की एक स्त्री से उसका विवाह हुआ। विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही ए को यह पता चला कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के संसर्ग से गर्भवती है। तो क्या ए ऐसी स्थिति में विवाह को प्रभावहीन घोषित करवा सकता है? अब इसका आंसर कैसे लिखा जाए? तो बिल्कुल घोषित करवा सकता है। हाँ, हिंदू विधि अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ए विवाह को प्रभावहीन घोषित करवा सकता है। इस धारा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र की सफलता हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि याची विवाह के समय प्रत्युदाता की गर्भवती होने की बात से अनभिज्ञ था। मतलब ए नाम का व्यक्ति जो बी नाम की स्त्री जिससे विवाह हुआ, वो ये नहीं जानता था कि बी नाम की जो स्त्री है वो गर्भवती है। ठीक है। तथा प्रार्थना पत्र विवाह होने के 1 वर्ष के भीतर दिया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि धारा 12 के अंदर 1 साल के अंतर्गत देना चाहिए। विवाह की अकृतता के लिए यह आवश्यक है कि याची यह प्रमाणित करे कि विवाह के समय वह प्रत्युदाता के गर्भवती रहने की बात से पूर्णतः मुक्त है। अब याची को ये बताना पड़ेगा कि वह ये नहीं जानता था कि स्त्री बी नाम की जो स्त्री थी वो गर्भवती थी और वो इस बात से अनजान था। तो देखिए, ये यूपी पीसीजे मेंस में क्वेश्चन बना है जिसका मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आंसर लिखना है, लेकिन इसके लिए आपको सेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक अगला क्वेश्चन आया था, क्या कि का एक हिंदू पुरुष पैतृक तथा पृथक संपत्ति का स्वामी है। वह सा नामक पुत्र को दत्तक ग्रहण लेता है। क्या सा के दत्तक ग्रहण से का की पृथक संपत्ति प्रभावित होगी? ठीक है। तो उपरोक्त समस्या के तथ्यों के आधार पर सा के दत्तक ग्रहण से का की पृथक संपत्ति प्रभावित नहीं। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके तथ्यों के आधार पर सा के दत्तक ग्रहण से का की पृथक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। ठीक। वह उस संपत्ति को जिस प्रकार चाहे प्रयोग कर सकता है। सा दत्तक ग्रहण के बाद पैतृक संपत्ति में उसी प्रकार हक प्राप्त कर लेगा जैसा कि एक नैसर्गिक पुत्र उस परिवार में प्राप्त किया होता है। दत्तक ग्रहण मतलब उसने गोद लिया वो पुत्र, तो वह उसी प्रकार से प्रभावित होगा जैसे उसका नैसर्गिक पुत्र मतलब खुद का लड़का जिसको गोद नहीं लेगा, जिसको उसने जन्म दिया, जैसे वो लाभान्वित होगा। अर्थात सा तथा का को पैतृक संपत्ति में समान रूप से हक प्राप्त हो जाएगा। सा का के द्वारा पैतृक संपत्ति को दत्तक ग्रहण के पूर्व हस्तांतरित किए जाने पर उस हस्तांतरण से उसी सीमा तक बाध्य होगा जिस सीमा तक उस परिवार का एक नैसर्गिक पुत्र बाध्य होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब था कि ए नाम का व्यक्ति सा नाम के एक बच्चे को दत्तक ग्रहण लेता है, पुत्र गोद लेता है, तो क्या उसकी संपत्ति पृथक संपत्ति प्रभावित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर वो उसको गोद लेता है तो वो भी उतना ही हकदार होगा जितना कि उसका खुद का पुत्र। मतलब अगर उसकी पत्नी से उसको पुत्र होता तो वो भी उसकी संपत्ति से पृथक नहीं होता, तो ये बराबर का हकदार होगा। ठीक है। और उस सीमा तक बाध्य होगा जिस सीमा तक उस परिवार का एक नैसर्गिक पुत्र बाध्य होगा। ठीक। अब देखिए, इसमें एक अगला क्वेश्चन है कि आ तथा बा पति पत्नी है, उन्हें 1945 में पुत्र सा उत्पन्न हुआ। आ और बा पति पत्नी है, 1945 में उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सा था। सा के पास अपनी कुछ निजी संपत्ति थी। आ यहाँ सा के शरीर तथा संपत्ति का प्राकृतिक संरक्षक है। आ 1951 में अपनी विधवा पत्नी तथा पुत्र को छोड़कर मर जाता है। उसने 1950 में एक इच्छा पत्र निष्पत्त किया था कि उसके अनुसार आ ने भाई
दा को सा का संरक्षक नियुक्त किया, मतलब आ ने सा का जो संरक्षक था वो दा को नियुक्त किया। यदि आ की मृत्यु के बाद बा और दा के बीच सा की संरक्षता के विषय में विवाद उठता है तो किस व्यक्ति को संरक्षक माना जाता है? कहने का मतलब है कि आ और बा पति पत्नी हैं, इनको एक पुत्र हुआ 1945 में जिसका नाम सा था, ठीक है। अब जब आ मर जाता है, लेकिन आ मरने के पहले सा की सारी सिक्योरिटी किसको देता है? दा नाम के व्यक्ति देता है। यदि उसकी पत्नी बा और संरक्षक दा पर विवाद उठता है तो किस व्यक्ति को संरक्षक माना चाहिए? उपयुक्त समस्या में बा सा का प्राकृतिक संरक्षण होने के नाते, मतलब बा जो है वो प्राकृतिक संबंध उसकी माँ है, आ की मृत्यु के बाद संरक्षक होने का अधिकारिणी है, ठीक है। दा को सा के प्राकृतिक संरक्षित होने के अधिकारों को अतिक्रमित करने का कोई अधिकार नहीं, मतलब दा को सा के प्राकृतिक संरक्षित होने के अधिकारों का अतिक्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। उपयुक्त समस्या में यदि बा अवयस्क के लिए किसी संरक्षक को नियुक्त किए बिना 1951 के बाद मर जाती है तो उस अवस्था में अपने मृत्यु पर्यंत वह स्वयं प्राकृतिक संरक्षक बनी रहती है, किंतु उसके बाद पिता द्वारा नियुक्ति वसीयत संरक्षक सा का मान्य संरक्षक हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बात थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो।